जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। लाइव क्लास में सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। पॉलिटी के सीरीज को हम लोग आज एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में पढ़ा, संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ लिया था, संविधान के स्रोत को पढ़ लिया था। आज से हम लोग संविधान के भागों को पढ़ना शुरू करेंगे और आज हमारा विषय होगा संविधान का भाग एक। और संविधान के भाग एक में भारत का संघ और उसका क्षेत्र, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और फिर स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने वाला है क्योंकि भारतीय संघात्मक व्यवस्था का पूरा स्वरूप इसी भाग में वर्णित है। संविधान का भाग एक, जिसमें राज्यों का वर्णन किया गया है। शुरुआत में ही हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं और वीडियो के अंत तक देखते हैं सही जवाब कौन देता है। तब तक हम लोग इस लेक्चर को आगे बढ़ाते रहेंगे और उसके लिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, देखते हैं सही जवाब कौन देता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, देखते हैं पहला सही जवाब किसका आता है। आपका क्वेश्चन है आज का कि 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी। 1950 में भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन है आज आप लोगों का। 1 घंटे का समय है, इस लेक्चर के लास्ट तक आपको आंसर देना है इसका। हम लोग शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो संविधान का भाग एक हम लोग आरंभ करेंगे और भाग एक के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इस भाग का नाम क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इस भाग में वर्णन किसका किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान का जो भाग एक है, संविधान का भाग फर्स्ट, इसको संघ और उसका क्षेत्र इस नाम से जानते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसको कहा जाता है। और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन है। इस अनुच्छेद में इस भाग में केवल 4 अनुच्छेद हैं, लेकिन ये 4 अनुच्छेद पूरे भारत की रूपरेखा तय करेंगे, इसलिए यह टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। हम लोग शुरुआत करेंगे 1947 से। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय देश के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। पहली समस्या तो गरीबी और भुखमरी की थी। देश जब आजाद हुआ उस समय हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। अंग्रेजों के द्वारा भारत का सारा धन लूट के ब्रिटेन ले जाया जा चुका था। तो भारत बहुत गरीबी के हालत में आजाद हुआ था। तो लोगों का पेट भरना सबसे महत्वपूर्ण उस समय कार्य था सरकार का। और अन्य देशों के साथ समझौता करके भारत अन्य देशों से अनाज मंगाता था और भारतीयों का पेट भरना आरंभ किया था। तो उस समय बहुत सारी समस्याएं थी देश में। देश का विभाजन हो गया उसी समय, पाकिस्तान बना और दो दो पाकिस्तान बन गए, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। और लाखों लोगों का पलायन शुरू हो गया। तो जो लोग पलायन करके भारत आ रहे थे उनको भारत का नागरिक बनाया जाए और ये नागरिकता कैसे उनको दी जाए, एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसका वर्णन हम लोग संविधान के भाग 2 में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एक नागरिकता की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। एक तीसरी जो समस्या हमारे सामने थी उस समय 1947 में, वो था देश के एकीकरण का। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग था जिसको ब्रिटिश भारत कहा जाता था और ब्रिटिश भारत में उस समय 11 प्रदेश हुआ करते थे, 4 कमिश्नरियां हुआ करती थी। इसके अलावा 550 से अधिक देशीय रियासत हुआ करते थे। इन देशीय रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत बनाया जाए, एक सबसे बड़ा चैलेंज था उस समय। तो इन देशी रियासतों को जोड़ने का जो कार्य किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए लगभग लगभग सारे देशी रियासतों को भारत के साथ जोड़ लिया था। केवल हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ का मामला फंसा था। बाद में हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई करके जोड़ा गया, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, उसके माध्यम से जोड़ लिया गया। और जम्मू कश्मीर के लिए भी एक युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा गया। हालांकि
1/3 हिस्सा अभी भी जम्मू कश्मीर के नाजायज कब्जे में है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं। उसके लिए बातचीत अभी भी जारी है। देखिए, हो सकता है भविष्य में वो क्षेत्र भी हमको प्राप्त हो जाए, क्योंकि हमारे संविधान में जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसके लिए 24 सीटें छोड़ी गई हैं। जब कभी पीओके हमको प्राप्त होगा तो 24 सीटों का विधानसभा चुनाव, एमएलए का चुनाव पीओके में कराया जाएगा। इसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। तो जब कभी भी पीओके हमको मिलेगा तो उसको भारत के साथ जोड़ करके और वहां चुनाव कराया जाएगा। वो जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है। तो बहुत सारी समस्याएं थी। इन देशी रियासतों का एकीकरण एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से इन सबको जोड़ा गया और जोड़ने के बाद एक अखंड भारत बना। और ये जोड़ने की जो प्रक्रिया रही बड़ी लंबी चली। 1947 में ये आरंभ हुआ था, 1950 तक जो चला ही, लेकिन उसके बाद भी करीब करीब 1962 तक ये जोड़ने की प्रक्रिया चली थी। क्योंकि 1947 में जो हमको आजादी मिली थी वो केवल अंग्रेजों से आजादी प्राप्त हुई थी। जबकि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि 5 इलाके ऐसे थे जो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, और 5 इलाके ऐसे थे जो पुर्तगालियों के कब्जे में था। और बाद में इन क्षेत्रों को हमें प्राप्त होता है और इन क्षेत्रों को हम भारत के साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से जो भारत का संघ है ये राज्यों के साथ मिल करके बनता है। इसीलिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाई जाती है। और संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहां दो दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार होती है, एक प्रदेश की सरकार होती है। तो भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राष्ट्र बनाया गया। संविधान में विधिवत तरीके से इसका वर्णन किया गया और यही वर्णन संविधान के भाग 1 में किया गया है, जिसको संघ और उसका क्षेत्र कहा जाता है। तो अखंड भारत का जो निर्माण किया गया देशी रियासतों को जोड़कर, तो किस तरह से देशी रियासतों को जोड़ा गया और किस तरह से एक अखंड भारत बनाया गया, राज्यों का निर्माण किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और क्या स्वरूप रखा गया है भारतीय संविधान में भारतीय संघ का, इसी का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक किया गया है। तो इन 4 अनुच्छेदों में क्या है, पहले मोटे रूप में वन लाइनर में हम आपको बता रहे हैं और फिर इसका विस्तृत चर्चा करते हुए हम देखेंगे कि संघात्मक स्वरूप भारत का किस तरह का रहा है। तो इसमें संघात्मक स्वरूप को दर्शाया गया है, इसीलिए इस भाग का नाम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कहा जाता है, संघ और उसका क्षेत्र कहा जाता है। भारत एक संघात्मक व्यवस्था को अपनाया हुआ है और यह वर्तमान समय में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के बना हुआ है। तो ये 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने, इसका क्या इतिहास रहा है, इन सब का वर्णन हम लोग इसमें देखेंगे। इसीलिए हमने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है और देखते हैं सबसे पहले इसका सही आंसर कौन देता है कि 1950 में संविधान लागू करते समय भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इन 4 अनुच्छेदों में क्या क्या है, मूल स्वरूप क्या है, और फिर एक एक अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले अनुच्छेद को अगर हम लोग देखेंगे, पहला अनुच्छेद देख लेते हैं हम लोग। शायद क्लियर नहीं आ रहा होगा। अनुच्छेद 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन किया गया है। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 पे आ जाएंगे। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो इसमें नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 3 पर आ जाएंगे। तो अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन, और सीमा में परिवर्तन,
इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 4 पे आ जाएंगे तो अनुच्छेद 4 में प्रथम और चौथी अनुसूची के संशोधन, इसका वर्णन किया गया है। तो हमारे संविधान में मूल रूप से यही 4 अनुच्छेद हैं भाग 1 में। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। पहले अनुच्छेद में संघ का नाम बताया गया है और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कैसे होगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 में राज्यों का नाम और सीमा में बदलाव कैसे होगा, परिवर्तन कैसे होगा, ये अधिकार शक्तियां किसके पास होंगी, इसके बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद 4 में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन बताया गया कि यह संशोधन किस प्रकार से होगा, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा या अनुच्छेद 2 और 3 के आधार पे होगा, इसका वर्णन इसमें किया गया। तो 4 अनुच्छेद हैं इसमें, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3 और 4। अब एक एक अनुच्छेद की व्याख्या हम लोग देखेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इसका मूल स्वरूप क्या बनता है, इसके बारे में वन बाय वन हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। अनुच्छेद 1 से हम लोग इसका आरंभ करेंगे। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 को अगर हम लोग देखेंगे तो अनुच्छेद 1 में 3 खंड है। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, 3 खंडों में यह विभाजित है। एक एक खंड के करके देखते हैं इसको हम लोग। पहले खंड को हम लोग देख लेते हैं। पहला खंड क्या कहता है? पहले खंड में साफ साफ लिखा गया है, इंडिया दैट मीन्स भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ये पहले अनुच्छेद के पहले खंड में कहा गया है। अब यहां से कुछ प्रश्न बनता है, दो बातें यहां कही गई हैं। पहले तो इंडिया का शीर्षक दिया गया है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के कुल कितने नाम हैं? भारतीय संविधान के अनुसार भारत के कुल कितने नाम हैं? वास्तव में जब भारत का संविधान बन रहा था तो इस पे बहुत लंबी बहस चली थी कि भारत का नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत भी बोलते हैं, हिंदुस्तान भी बोलते हैं, आर्यावर्त बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, बहुत सारे नामों से भारत को जाना जाता था। तो अब चूंकि संविधान के अनुसार देश चलने वाला है तो संविधान निर्माण के समय इस पे खूब चर्चा की गई कि आखिर भारत का नाम रखा किया जाए। तो अंत में जो सहमति बनी वो यही बनी कि इसको हम इंडिया भी बोलेंगे और भारत भी बोलेंगे। तो इन दोनों शब्दों का प्रयोग संविधान के पहले अनुच्छेद में कर दिया गया और कहा गया इंडिया दैट मीन्स भारत, यानी इंडिया जिसका मतलब है भारत, इंडिया अर्थात भारत। तो इंडिया को, भारत को कितने नामों से जाना गया है? तो 2 नामों से जाना गया। इसको इंडिया भी कहा जाता है, इसको भारत भी कहा जाता है। तो संविधान के अनुसार भारत के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। अभी कुछ दिन पहले इस पे भी बहस छिड़ा था कि इंडिया शब्द यहां से हटा दिया जाना चाहिए, ये इंग्लिश वर्ड है, केवल भारत शब्द का प्रयोग होना चाहिए। खूब बहस चल रही थी अभी 1 साल पहले पार्लियामेंट में। तो ये भी एक बहस का मुद्दा है कि इंडिया शब्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो बात की बात है, सरकारें तय करेंगी, पार्लियामेंट तय करेगा कि संविधान संशोधन करके ये शब्द हटा दिया जाए या ना हटाया जाए। अभी फिलहाल वर्तमान में जो है वो यही है, इंडिया अर्थात भारत। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि संविधान के अनुसार भारत के कुल कितने नाम हैं? तो आपका आंसर होगा 2 नाम है। भारत को इंडिया भी कहा जाएगा और भारत भी कहा जाएगा। आगे कह रहा है राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, यही है संघात्मक व्यवस्था। और ये व्यवस्था हमने कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। लेकिन अमेरिकन संघात्मक व्यवस्था और भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अंतर है।
अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट शब्द का यूज किया गया है और भारत में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, अभी आगे हम लोग उसको समझेंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है। हमने अमेरिका से ये व्यवस्था ग्रहण तो की है, लेकिन अमेरिका के तर्ज पर पूर्ण रूप से इस व्यवस्था को ग्रहण नहीं किया है। हमने कनाडा के तर्ज पर इसको लिया हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसमें दो पॉइंट्स आपको समझना है कि भारत के दो नाम है, इंडिया और भारत, और भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यह पहले खंड में कहा गया। अब दूसरे खंड पे चलते हैं, इसके खंड दो। इसके दूसरे खंड में क्या है भाई, तो इसके दूसरे खंड में यह बताया गया है कि इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे। तो यहां कहा गया है कि भारत में जो राज्यों का संघ है, इसमें वे राज्य आएंगे और राज्य क्षेत्र आएंगे जिसका वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है। अनुसूची वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ खंड 2 में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित हैं, ठीक ना। तो राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित हैं। ये इसके दूसरे खंड में कहा गया है कि भारत के जो राज्य हैं और राज्य क्षेत्र हैं वे कौन कौन से होंगे, इनका वर्णन कहां पे किया गया है, तो इनका वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है। और आप जानते हैं वर्तमान समय में भारत के पहली अनुसूची में 28 राज्यों का वर्णन है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। तो जो भी भारत के राज्य होंगे, जो भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनका वर्णन पहली अनुसूची में किया जाएगा। इसीलिए एक दूसरे खंड में कहा गया कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित किए गए हैं। ये दूसरे खंड का वर्णन यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पर तीसरे खंड में चलेंगे कि भारतीय राज्य क्षेत्र में किस किस कैटेगरी के राज्य मिलेंगे, ठीक ना। तो खंड 3 में चलेंगे, खंड 3 में देखेंगे तो यहां पे मिलेगा भारतीय राज्य क्षेत्र। भारतीय राज्य क्षेत्र में जो राज्य होंगे, स्टेट होंगे, वो कितनी कैटेगरी के होंगे, इसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। और इस तीसरे खंड में 3 उपखंड आपको मिलते हैं। इसमें जो राज्य क्षेत्र है, ये 3 कैटेगरी के राज्य क्षेत्र मिलेंगे। अब ये 3 कैटेगरी के राज्य क्षेत्र क्या हैं, इन 3 कैटेगरी के राज्य क्षेत्रों को जब हम देखेंगे तो पहली कैटेगरी का जो राज्य क्षेत्र है, इसको कहा जाता है राज्यों का राज्य क्षेत्र। इसका जो क वाला खंड है, ये है राज्यों का राज्य क्षेत्र। राज्यों का राज्य क्षेत्र। अब ये राज्यों का राज्य क्षेत्र क्या है, तो राज्यों के राज्य क्षेत्र का मतलब है जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो वर्तमान समय में कितने राज्य हैं भारत में जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो आप कहेंगे 28 राज्य हैं। तो ये जो 28 राज्य हैं, यही है राज्यों के राज्य क्षेत्र, ठीक ना। इसका वर्णन कहाँ किया गया है, खंड क में किया गया है। ख में आ जाते हैं। ख में कहा गया कि पहली अनुसूची में वर्णित जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, यानी जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, तो यहां पर संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में संख्या इनकी 8 है।
तो दो कैटेगरी हो गया। भारतीय राज्य क्षेत्र में जो क्षेत्र होंगे वो तीन कैटेगरी के होंगे। एक तो राज्यों का राज्य क्षेत्र होगा जिसको हम पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। वर्तमान में संख्या इनकी 28 है। और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र है जिनको केंद्र के द्वारा शासित किया जाता है, इसलिए इनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में संख्या इनकी 8 है। एक तीसरी कैटेगरी को भी रखा गया है। इसका तीसरा वाला खंड जो ग है, उपखंड ग है, इसमें कहा गया है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है? ये तीसरी कैटेगरी छोड़ दिया गया है नोट करके संविधान में। मतलब भारत अगर किसी भूभाग को किसी भी माध्यम से, युद्ध के माध्यम से, संधि के माध्यम से, समझौते के माध्यम से, या खरीद करके, या उपहार स्वरूप, या व्यावसायिक तरीके से, किसी भी तरीके से अगर किसी क्षेत्र को भारतीय राज्य में मिलाना चाहे तो उसका भी दरवाजा खुला हुआ है। और ऐसे राज्य को कहा जाएगा अर्जित क्षेत्र। ऐसे राज्य को क्या कहा जाएगा? अर्जित क्षेत्र कहा जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप जानते हैं कि जिस समय हमारा संविधान बन रहा था, हमारा देश आजाद हुआ, उस समय सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था और सिक्किम में एक अलग राजवंश का शासन चलता था। लेकिन बाद में सिक्किम के लोगों ने इच्छा जाहिर की और उसके माध्यम से सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में मिलाया गया। वहां पर दो संविधान संशोधन किए गए संविधान में, 35वां और 36वां संशोधन, और इस संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो ये अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए भारत किसी देश पे आक्रमण कर दे, श्रीलंका पे मान लीजिए आक्रमण कर दिया भारत ने और श्रीलंका को विजित कर लिया। अब श्रीलंका भारत के साथ जोड़ा जाएगा तो ये किस तरह का क्षेत्र माना जाएगा? तो ये अर्जित क्षेत्र माना जाएगा। अब ये अर्जित क्षेत्र चाहे युद्ध के माध्यम से लाया जाए, चाहे संधि के माध्यम से आए, चाहे उपहार स्वरूप प्राप्त हो जाए, या भारत किसी क्षेत्रफल को खरीद ले, या व्यवसाय के माध्यम से इसको लाया जाए, किसी भी माध्यम से अगर भारतीय संघ के साथ इसको जोड़ा जाता है तो उसको अर्जित क्षेत्र कहा जाएगा। तो ये है आपका संविधान का पहला अनुच्छेद। तो संविधान के पहले अनुच्छेद के 3 खंड हैं, ध्यान रखना है आपको। संविधान के पहले अनुच्छेद के 3 खंड हैं। पहले खंड में इसका नामकरण किया गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यानी भारत के 2 नाम होंगे संविधान के अनुसार, एक इंडिया होगा, एक भारत होगा। और राज्यों का संघ है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। बहुत सारे राज्य मिल करके अखंड भारत का निर्माण करेंगे। तो वर्तमान समय में 3 कैटेगरी के राज्य हैं। एक है राज्यों का राज्य क्षेत्र जिसको हम पूर्ण राज्य कहते हैं, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, और एक तीसरी कैटेगरी है अर्जित क्षेत्र, अगर किसी क्षेत्र को भारत के साथ किसी भी तरीके से जोड़ा जाता है तो यहाँ पर ये 3 खंड आपको क्लियर हो गए होंगे। ये पहले अनुच्छेद के 3 खंड हैं और इसका जो तीसरा खंड है इसमें 3 उपखंड हैं। इसको कैटेगराइज किया गया कि कितने तरह के यहाँ पर राज्य होंगे। तो पहले खंड में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे खंड में राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित हैं। जितने भी प्रकार के राज्य हैं भारत में, प्रदेश हैं, उनका वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है, उसके बारे में खंड 2 में कहा गया। तीसरे खंड में बताया गया कि भारतीय राज्य क्षेत्र में 3 कैटेगरी के राज्य होंगे। एक जिसको कहा जाएगा राज्यों का राज्य क्षेत्र, स्टेट जिसको कहा जाता है। दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र जिसको यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। और तीसरा है अर्जित क्षेत्र जिसको क्या कहते हैं? ये विभिन्न माध्यमों से भारत के साथ जोड़ा जाता है। तो ये तो बात हो गई कि अनुच्छेद 1 में किन किन बातों का वर्णन किया गया है। इसके साथ में कुछ बातें और समझ लेते हैं हम लोग। तो ये बात क्लियर हो गई होगी पहले अनुच्छेद में क्या क्या बताया गया है। ध्यान रखिएगा, इसके 3 खंड हैं और तीसरे खंड में 3 उपखंड हैं। तीनों उपखंडों में बताया गया कितने कैटेगरी के राज्य इसमें होंगे। संघात्मक स्वरूप को भारत अपनाया हुआ है, यानी भारत बहुत सारे राज्यों से मिल करके एक अखंड भारत का निर्माण करेगा। और वर्तमान समय में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में पाए जाते हैं।
तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं कुछ बातों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां देखिए, समझिए, संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, इसमें तीनों खंडों को हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ दो तीन बातें आपको और जाननी है। क्या जानना है? पहला पॉइंट तो आपको यह समझना है कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये समझना। इसके बारे में भी आगे समझेंगे, ये राज्य कैसे बने, कब बनाए गए, इनके बारे में समझना है। दूसरा पॉइंट ये है कि राज्यों के संबंध में संविधान में जो भी उपबंध किया गया है, वो उपबंध सभी राज्यों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। नहीं समझे बात को? चलिए पहले लिख देते हैं, फिर समझाते हैं। राज्यों के संबंध में वर्णित सभी उपबंध राज्यों पर समान रूप से लागू होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान में राज्यों के संबंध में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो भी उपबंध बताए गए हैं, वो उपबंध सभी राज्यों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान उत्तर प्रदेश के लिए अलग व्यवस्था करता हो, बिहार के लिए अलग व्यवस्था करता हो, पश्चिम बंगाल के लिए अलग व्यवस्था करता हो। ऐसा नहीं है। साफ साफ कह रहा है कि राज्यों के संबंध में वर्णित संविधान के सभी उपबंध राज्यों पर समान रूप से लागू किया जाएगा। संविधान का जब भाग 6 पढ़ेंगे तो उसमें राज्यों के संबंध में सारे उपबंधों का वर्णन किया गया है, और ये भारत के सभी 28 राज्यों पर समान रूप से लागू किया जाता है। किंतु किंतु भी है यहां पर। किंतु यहां देखिए, किंतु संविधान के भाग 21 21 संविधान के भाग 21 में संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, देखिए अपवाद आपको यहां पर मिल गया। संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध। अब कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर तो कह रहा है कि राज्यों के संबंध में वर्णित सभी उपबंध राज्यों पर समान रूप से लागू होगा। संविधान में राज्यों के संबंध में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन संविधान के भाग 21 में कुछ विशेष प्राविधान किया गया है कुछ राज्यों के लिए। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, आकस्मिक और अल्पकालिक उपबंध किए गए। इसी में से एक जम्मू कश्मीर राज्य भी हुआ करता था। और जम्मू कश्मीर के संबंध में आप जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 370 और 35A था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था और उनको कुछ विशेष प्रकार की अधिकार शक्तियां प्राप्त थी। पूरे देश में जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था, जिसका अपना अलग एक झंडा हुआ करता था। इसी का विरोध चल रहा था कि एक ही देश में
दो विधान, दो निशान, दो संविधान नहीं चलेंगे। तो जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा हुआ करता था। और इतना ही नहीं, सन 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक, लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बनते हैं नेहरू जी की मृत्यु के बाद, 1964 ईस्वी तक जम्मू कश्मीर में सदर रियासत और वजीर आजम का पद भी हुआ करता था। वजीर आजम का मतलब प्रधानमंत्री, सदर रियासत का मतलब जिसको आप राज्यपाल के रूप में देख सकते हैं, ये दोनों पद जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। पाकिस्तान में है ना वजीर आजम का पद, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो लोग वजीर आजम कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक वजीर आजम का पद था। बाद में उसको लाल बहादुर शास्त्री ने हटाया था। अनुच्छेद 370 में एक राष्ट्रपति आदेश निकलवाया था और उस राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से वजीर आजम पद हटा करके चीफ मिनिस्टर कर दिया, मुख्यमंत्री कर दिया, और सदर रियासत का पद हटा करके वहां पर राज्यपाल का पद आरोपित कर दिया। तो यहाँ संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों के संबंध में कुछ विशेष उपबंध दिया गया है। जैसे नागालैंड के संबंध में कुछ विशेष उपबंध है, असम राज्य को कुछ विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो उन पर तो समान रूप से संविधान में वर्णित जो व्यवस्थाएं हैं उन पर लागू नहीं होगा, बाकी सभी राज्यों पर समान रूप से लागू किया जाएगा, ये कहा गया है इसी अनुच्छेद 1 में। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसका व्यवहारिक स्वरूप है कि वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के संबंध में वर्णित संविधान के सभी उपबंध राज्यों पर समान रूप से लागू होगा, किंतु भाग 21 में जिसका वर्णन किया गया है उन पर यह समान रूप से लागू नहीं किया जाएगा। तो ये बात हो गई। अनुच्छेद 370 का एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। कुछ और राज्यों को भी कुछ विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। इसीलिए जो लोग विरोध कर रहे थे कि अनुच्छेद 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से नहीं हटना चाहिए, उसको वो लोग इसको भी एक आधार बना रहे थे कि जब अन्य राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है और उनके अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर से 370-35 से क्यों हटाया जा रहा है, इनके अधिकार शक्तियों को क्यों छीना जा रहा है, एक आधार ये भी बनाया गया था लोगों के द्वारा। लेकिन आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को चेंज कर दिया गया, पुराने प्राविधान खत्म कर दिए गए और नए प्राविधान उसमें जोड़ दिए गए। तो जम्मू कश्मीर और 370-35A पर एक अलग से लेक्चर हम लोग लेंगे और इस पे विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा कि जम्मू कश्मीर का मामला क्या था, 370 कहां से आया, 35A कहां से आया, जबकि संविधान में 35A कहीं है ही नहीं, उसके बावजूद 35A कैसे चलता रहा। 1950 से लेकर के 2019 तक 35A कैसे चलता रहा, और इसी कारणवश 35A के वजह से ही जम्मू कश्मीर में बाहर का कोई व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता था, कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता था। जो बाहर से आए हुए लोग जम्मू कश्मीर में आके बस गए थे बंटवारे के बाद, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली थी, सिर्फ और सिर्फ 35A की वजह से। तो क्या था 370, क्या था 35A, इसके बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर में इस पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों के उपबंध सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होंगे, किंतु भाग 21 में जिनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है उन पर यह समान रूप से लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अर्जित क्षेत्रों के संबंध में जो वर्णन किया गया है, तो अर्जित क्षेत्रों के बारे में कहा गया है कि भारत युद्ध संधि करार, इसके अलावा उपहार इत्यादि के द्वारा क्षेत्रों के अर्जन, इसका वर्णन किया गया कि चाहे युद्ध के माध्यम से, संधि के माध्यम से, करार के माध्यम से, उपहार इत्यादि के माध्यम से अगर किसी क्षेत्र को भारतीय राज्य के साथ जोड़ा जाए तो ये इसी के तहत जोड़ा जा सकता है। अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन कर दिया गया है
कि अर्जित क्षेत्रों को भी भारतीय राज्य में समाहित किया जा सकता है। तो ये बात हो गई इसके व्यवहारिक स्वरूप की। अनुच्छेद 1 के 3 खंडों में जो मूल वर्णन है उसका ये व्यवहारिक स्वरूप है। अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें इसके बारे में समझ लेते हैं। जो इसके डिस्क्रिप्शन में जब इसकी व्याख्या होती है, अनुच्छेद 1 की व्याख्या होती है, तो कुछ चीजें और निकल करके सामने आती हैं। अब उसको समझ लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां देखिए, जो अनुच्छेद 1 है इसमें कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत के संबंध में क्या है? भारत के संबंध में कहा गया है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है भारतीय संविधान में। क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। जबकि अमेरिका में क्या इस्तेमाल किया गया है? अमेरिका इसको संघ राज्य कहा जाता है, संघ राज्य, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है इसको, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये व्यवस्था चूंकि हमने अमेरिका से ग्रहण किया हुआ है, तो दोनों के बीच में अंतर क्या है पहले इसको समझ लीजिए कि भारतीय राज्यों का जो राज्य क्षेत्र है और अमेरिका संघ राज्य क्षेत्र है, तो भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया गया है, अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यूज किया गया। दोनों में अंतर क्या है? तो आप जानते हैं कि जब अमेरिका की क्रांति हुई 1776 में, तो एक साथ 13 उपनिवेश आजाद हो गए। अंग्रेजों से आजादी मिल जाती है इन लोगों को, तो ये 13 उपनिवेश यानी एक तरह से 13 देश थे जो एक साथ आजाद हो जाते हैं अमेरिका में। तो ये 13 उपनिवेश अलग अलग कंट्री नहीं बनाते हैं, बल्कि सारे लोग आपस में एक समझौता करते हैं कि हम सारे लोग मिल करके एक संघात्मक व्यवस्था बनाएंगे, एक यूनियन बनाएंगे और एक ही झंडे तले हम लोग एक कंट्री का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर जो अमेरिका का संघ राज्य है ये समझौते का परिणाम है, समझौता। तो ये जो समझौता हुआ 1776 में जब अमेरिकन क्रांति हुई, उसके बाद आगे चल करके 1783 में इसको मान्यता मिल जाती है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन क्रांति होती है और 1783 में इसको मान्यता मिल जाती है। एक साथ 13 उपनिवेश आजाद हो जाते हैं। तो ये लोग अलग अलग कंट्री नहीं बनाते, बल्कि सारे लोग एक साथ यूनाइट हो जाते हैं, एक संयुक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। इसीलिए अमेरिका को यूएसए बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 13 उपनिवेश एक साथ जुड़ करके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका का जो संघ राज्य है वो समझौते का परिणाम है, और समझौते में ये साफ साफ क्लियर है कि ये राज्य जब चाहे तब अमेरिकी संघ से अलग हो सकते हैं, समझौते के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो केंद्र की व्यवस्था है वो राज्यों के सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती बिना राज्य के मर्जी के, यानी सब स्वतंत्र थे लेकिन सारे लोग मिल करके एक यूनियन बना लेते हैं, इसीलिए अमेरिका को यूएसए कहा जाता है। लेकिन भारत का जो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका एकीकरण किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। एकीकरण हुआ था, एकीकरण, और एकीकरण के माध्यम से सारे देशी रियासतों को जोड़ा गया भारत के साथ। यहाँ कोई समझौता नहीं हुआ, यहाँ जोड़ा गया और जोड़ करके एक अखंड भारत का निर्माण किया गया। और परिस्थिति कुछ भी हो,
इनमें से कोई भी राज्य किसी भी परिस्थिति में भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। यहां तक कि जम्मू कश्मीर भी नहीं, जो कि समझौते के माध्यम से जोड़ा गया था, उसका अपना एक अलग इतिहास है। महाराजा हरि सिंह ने समझौता किया था भारत के साथ, समझौता पत्र पर सिग्नेचर किया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा गया था। उसको भी भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो अमेरिकी संघ राज्य और भारतीय राज्यों के संघ में अंतर है, ये समझौते का परिणाम है। और जब चाहें तब ये अमेरिका से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत समझौते का परिणाम नहीं है। सारे लोग अखंड रूप से भारत के साथ जुड़े हुए हैं और किसी भी परिस्थिति में कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि राज्यों का जो संघ है भारत में, 3 कैटेगरी के इसमें राज्य हैं। इसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। एक को कहा जाता है पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य जिनकी संख्या वर्तमान समय में 28 राज्य 28 है। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिनकी संख्या वर्तमान समय में 8 है। और तीसरी कैटेगरी अर्जित क्षेत्र की होती है, जिसका वर्णन भी किया गया है संविधान में, अर्जित क्षेत्र। तो अर्जित क्षेत्र में कई तरीकों से अर्जन हो सकता है, युद्ध के माध्यम से हो सकता है, संधि के माध्यम से हो सकता है, समझौते के माध्यम से हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है। तो आप जानते हैं कि अर्जित क्षेत्र में अगर हम समझौते की बात करें, समझौता, तो समझौते के माध्यम से किसको जोड़ा गया था? तो आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया था, इसको समझौते के माध्यम से जोड़ लिया गया। इसके अलावा सिक्किम को भी इसी माध्यम से जोड़ा गया था, सिक्किम। तो ये समझौते के परिणाम है। अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध के माध्यम से भारतीय राज्य क्षेत्र में किसको जोड़ा गया? तो आप कह सकते हैं हैदराबाद को जोड़ा गया। हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई की गई थी, उसके माध्यम से भारतीय राज्य क्षेत्र में हैदराबाद को जोड़ लिया गया। इसकी कहानी, इसका इतिहास आगे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा गोवा, गोवा को भी युद्ध के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में जोड़ा गया। तो इस तरह से भारत राज्यों का संघ बन गया, बहुत सारे राज्य जोड़े गए और जोड़ करके एक अखंड भारत बनाया गया। इसमें कोई समझौता नहीं हुआ किसी के साथ, ये अखंड रूप से भारत के साथ जुड़ गए और किसी भी परिस्थिति में ये भारत से अलग नहीं हो सकते। तो अमेरिकी संघ और भारतीय संघ के बीच में यही अंतर है। भारत में यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया गया है, जबकि अमेरिका में फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यूज किया गया है। तो अमेरिका संघ राज्य है और भारत राज्यों का संघ है, ये अंतर है दोनों के बीच में। तो इस तरह से एकीकरण करके एक अखंड भारत का निर्माण किया जाता है। तो अनुच्छेद 1 की व्याख्या में ये सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं। तो अनुच्छेद 1 हमारा क्लियर हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अनुच्छेद 1 की बात हो गई। अब हम लोग अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 पर चलेंगे। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या आता है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 2 पे चलते हैं। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। क्या कहता है ये? नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उसकी स्थापना कर सकती है। तो नए राज्यों का जो प्रवेश या स्थापना है, तो राज्यों की अगर हम बात करें, राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? एक तो होगा नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना। क्या होगा? नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करना।
ठीक है। और दूसरा क्या होगा, नए राज्यों की स्थापना करना, नए राज्यों की स्थापना करना। ठीक, तो दो तरह के राज्य इसमें आते हैं। एक है नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना, यानी ऐसे राज्य जो पहले से ही अस्तित्व में हैं, बस उनको भारतीय संघ में शामिल कर लेना। जैसे जब भारत आजाद हुआ तो कुछ क्षेत्र फ्रांसीसियों के कब्जे में था और कुछ क्षेत्र पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो विभिन्न माध्यमों से इन क्षेत्रों को छुड़वाया गया पुर्तगालियों से और फ्रांसीसियों से, और उसको भारतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया। तो ये किस कैटेगरी के राज्य होंगे, ये राज्य होंगे नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना, यानी ये पहले से ही राज्य के रूप में थे, बस इनको जोड़ना था भारतीय राज्य के साथ। और दूसरी कैटेगरी कहता है कि नए राज्यों की स्थापना करना, अगर पहले से अस्तित्व में नहीं है राज्य तो पहले राज्य का निर्माण किया जाएगा और उसके बाद फिर भारत के साथ उसको जोड़ा जाएगा। जैसे विभिन्न प्रकार के टापू थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सैकड़ों की संख्या में टापू हैं। तो जब यहाँ पर भारत का अधिकार स्थापित हुआ तो इन सभी द्वीपों को पहले आपस में मिलाया गया और इनको मिलाने के बाद एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह नाम दिया गया, यानी इसकी स्थापना की गई और नाम देने के बाद इसको भारतीय संघ के साथ जोड़ लिया गया। तो ये हो गया नए राज्यों की स्थापना करना। तो नए राज्य स्थापित किए जाएंगे जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, फिर उनको भारत के साथ जोड़ा जाएगा, और जो पहले से अस्तित्व में है तो उनको बस भारतीय संघ में शामिल कर लिया जाएगा। ये वर्णन किया गया है दूसरे अनुच्छेद में। यानी अब एक लाइन में आप इसको समझिए, अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत के संसद के पास यह शक्ति है कि वह किसी नए राज्य को भारतीय संघ के साथ शामिल कर सकता है। भारतीय संघ में, यूनियन ऑफ स्टेट्स में उसको ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो ये पावर किसको मिला है, ये पावर पार्लियामेंट को मिला हुआ है, संसद को मिला है। यानी भारत की संसद अनुच्छेद 2 के शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी नए राज्य को भारतीय संघ के साथ शामिल कर सकता है। अगर वो नया राज्य पहले से अस्तित्व में है तो केवल उसको शामिल करना है, और अगर पहले से अस्तित्व में नहीं है तो पहले नए राज्य की स्थापना की जाएगी और फिर उसको भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। ये सारा क्रियाकलाप भारत की संसद अनुच्छेद 2 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए करेगी। यानी अनुच्छेद 2 में इतना पावर दिया गया है संसद को कि वह नया राज्य स्थापित कर सकती है, भारतीय क्षेत्र में शामिल कर सकती है। तो बात क्लियर हो गई होगी कि अनुच्छेद 2 में संसद को पावरफुल बनाया गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के लिए। बात क्लियर? तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 3 और 4 पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग अनुच्छेद 3 पे चलते हैं। अनुच्छेद 3, इसमें क्या कहा गया है, राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन। राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन, यहां भी संसद को शक्ति प्रदान की गई है। संसद को शक्ति दी गई है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन राज्यों का नाम बदल सकती है, इनका बॉर्डर चेंज कर सकती है। हो सकता है कि एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना दिया जाए, या कई राज्यों से छोटा छोटा हिस्सा तोड़ के उनको आपस में मिलाकर एक राज्य बना दिया जाए। तो इस तरह का जो परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 3 के तहत संसद के द्वारा होगा। बहुत स्पष्ट है। अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को यह शक्ति प्रदान करती है
कि वो राज्यों का नाम बदल सकती है या राज्यों के सीमा में परिवर्तन कर सकती है। और सीमा में परिवर्तन का मतलब क्या है? राज्य की सीमा घटा सकती है, राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, कई राज्य को तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों को आपस में जोड़कर नया राज्य बना सकती है। ये सारी शक्तियां अनुच्छेद 3 के तहत संसद के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं और इसके माध्यम से राज्य का नाम बदलता है, नए राज्यों की उत्पत्ति होती है, राज्यों में राज्य बनते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश को तोड़कर उत्तराखंड बनाया गया, बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया, बंबई को तोड़कर महाराष्ट्र गुजरात बनाया गया। तो इस तरह से बहुत सारे राज्य बनाए गए। आंध्र प्रदेश को तोड़कर तेलंगाना बनाया गया। इनकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे, कब कौन सा राज्य बना है। तो ये सारी शक्तियां अनुच्छेद 3 में संसद के पास हैं। संसद राज्य का नाम बदल सकती है, उसके सीमा में बदलाव कर सकती है। अनुच्छेद 3 के शक्तियों का इस्तेमाल करके संसद राज्यों का स्वरूप बदल सकती है। चलिए, ये बातें हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है प्रथम व चौथी अनुसूची में संशोधन। प्रथम व चौथी अनुसूची में संशोधन। ध्यान से समझिए चीजों को। संविधान के अनुच्छेद 2 में संसद को इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है, भारत के साथ किसी नए राज्य को जोड़ सकती है। अनुच्छेद 3 में संसद को इतनी शक्ति है कि राज्यों का नाम बदल सकती है, राज्यों के सीमा में बदलाव कर सकती है, नया राज्य बना सकती है, एक से अधिक राज्य बना सकती है एक ही राज्य में। तो जो भी राज्य बनाए जाएंगे, चाहे अनुच्छेद 2 के तहत बनाए जाएं या अनुच्छेद 3 के तहत बनाए जाएं, इन राज्यों का वर्णन पहली अनुसूची में किया जाएगा ना, क्योंकि राज्यों का वर्णन कहाँ है? तो राज्यों का वर्णन पहली अनुसूची में है। तो जब भी भारत की संसद अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करेगी या अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करेगी, नया राज्य जोड़ेगी या बनाएगी, तो पहली अनुसूची में उसको लिखना पड़ेगा, उसका वर्णन करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, जो नया राज्य बनेगा, चाहे अनुच्छेद 2 के माध्यम से बने या अनुच्छेद 3 के माध्यम से बने, तो जो नया राज्य बनेगा उस नए राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी होंगी, इसका वर्णन चौथी अनुसूची में करना पड़ेगा, क्योंकि चौथी अनुसूची में ही राज्यसभा सीटों का वर्णन है। किस प्रदेश से कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, कितने लोग चुनाव लड़ करके राज्यसभा में जाएंगे। तो जब भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की शक्तियों का इस्तेमाल संसद करेगी, तो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना ही पड़ेगा। पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना ही पड़ेगा। किंतु आप जानते हैं कि जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के माध्यम से किया जाता है। संविधान जो संशोधन होता है, संविधान संशोधन जो होता है उसका वर्णन अनुच्छेद 368 में है। लेकिन जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की शक्तियों का इस्तेमाल करके संसद नया राज्य बनाएगी, भारतीय संघ में शामिल करेगी, तो 368 इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। संसद को अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में ही इतनी शक्ति है कि वो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है या राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। 368 का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं है। अनुच्छेद 2 और 3 में ही इतना पावर है संसद के पास। तो जब भी अनुच्छेद 2 और 3 के शक्तियों का इस्तेमाल करके संसद नए राज्य का प्रवेश कराएगी या राज्यों के नाम सीमा में बदलाव करेगी,
तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो संशोधन होगा वो स्वतः हो जाएगा, वहां भी 368 के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही कह रहा है चौथे अनुच्छेद में। जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की शक्तियों का इस्तेमाल भारत की संसद करेगी तो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना ही पड़ेगा, लेकिन यह संशोधन 368 से नहीं होगा, यह संशोधन अनुच्छेद 2 और 3 से होगा। इसीलिए इसको संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। संविधान संशोधन तभी माना जाता है जब अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल होता है। तो अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल संसद कर ही नहीं रही है। अनुच्छेद 2 और 3 में ही इतनी शक्ति प्राप्त है कि राज्यों का नाम बदल सकती है, नया राज्य बना सकती है। तो पहली और चौथी अनुसूची में भी संशोधन स्वतः हो जाएगा, इसके लिए 368 का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही कहा गया है चौथी अनुसूची में। बात क्लियर हो गई होगी कि अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल जब संसद करेगी तो पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन स्वतः हो जाएगा, इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये चौथी अनुसूची ये अनुच्छेद 4 में इसका वर्णन किया गया है। तो हमको लगता है बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी कि जब 368 का इस्तेमाल संसद कर ही नहीं रही है, अनुच्छेद 2 और 3 का इस्तेमाल कर रही है, तो 2 और 3 का इस्तेमाल करने के कारण पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन भी हो जाएगा। 368 को टच करने की जरूरत नहीं है, और जब तक 368 टच नहीं किया जाएगा तब तक उसको संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। यानी पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन हो भी जाएगा और ये संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग जब जब संसद करेगी तो पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन होगा, लेकिन संशोधन नहीं माना जाएगा। यह स्पष्ट कर दिया गया है अनुच्छेद 4 में। तो यही था मूल स्वरूप पहले भाग का, जो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक था। यह मूल स्वरूप बताया गया और इसी के आधार पर 1947 से लेकर 1950 तक देशी रियासतों का एकीकरण किया गया और एक संघात्मक व्यवस्था बनाई गई। अब हम इसके व्यवहारिक स्वरूप को समझेंगे। 1950 में जब हमारा संविधान लागू किया गया, उस समय कितने राज्य थे भारत में, जब एकीकरण किया गया तो कैसे कैसे इनको जोड़ा गया, लेकिन बाद में फिर समस्या उत्पन्न हो गई, एक आंदोलन शुरू हो गया था, भाषा के आधार पे नए राज्यों की मांग शुरू हो गई और उसके परिणाम स्वरूप एक नेता थे आंध्र क्षेत्र के, वो आमरण अनशन पर बैठ गए और उस आमरण अनशन में उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए भाषा के आधार पे नेहरू जी को नया राज्य बनाना पड़ा और इस तरह से एक रास्ता खुल गया कि भाषा के आधार पे राज्य बन सकता है। तो अन्य क्षेत्रों में भी मांगे शुरू हो गई कि भाषा के आधार पे राज्य बनना चाहिए। पूरा एक व्यापक आंदोलन पूरे देश में फैल गया। नेहरू जी परेशान हो गए तो उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए एक कमेटी बनाया जिसको फजल अली कमेटी कहा जाता है। तो उसका एक इतिहास रहा है, उसी के बारे में आगे हमको समझना है। यानी सैद्धांतिक स्वरूप संविधान के भाग 1 का हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका व्यवहारिक स्वरूप क्या रहा, 1950 से लेकर 1956 तक की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो पहले भाग से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक से संबंधित है। उसके व्यवहारिक स्वरूप को हम लोग समझेंगे। जैसे प्रश्न पूछता है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, भाषा के आधार पर कितने राज्य बनाए गए, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, कब किया गया, ये सब संविधान के भाग 1 से संबंधित है। लेकिन हमको लग रहा है कि समय काफी लंबा हो रहा है, तो हम लोगों को इस क्लास को यहीं विराम देना चाहिए और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके व्यवहारिक स्वरूप को, यानी भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। और तब तक आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बेहतर तरीके से डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यही समापन करें। आप लोग भी थक गए होंगे और अंत में हर बार की तरह सारे व्यूअर्स से वही अपील है
कि जो लोग चैनल पे नए हो वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और अपने वक्तव्य को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आपको ये लेक्चर, ये क्लास कैसा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कुछ और सुधार की गुंजाइश है, कुछ और व्यवहारिक स्वरूप को सामने लाया जाए। जो भी आपके सुझाव होंगे उस सुझाव पे गौर किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लगा। कहीं पे अगर कंफ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो क्वेश्चन को भी सामने रखिए, उस पे भी आपको उसका आंसर दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।